ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਰ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। Thank you, Gurleen. How are you? I'm good sir. How about you? I'm good. ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਹਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਅਪ ਫॉर। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। देखो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो भी किया है, इट हैज़ टू बी टेकन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। ओपोजिशन लीडर जो कुछ कहेगा ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, एवरीवन नोस इट इज़ ट्रू, बट इस केस हैगा कि नहीं ये बारे हजे कोई गल कही नहीं जा सकती। तानू अपनी गौरमेंट नू इनफ टाइम देना है। इट्स अ फर्स्ट टाइम गौरमेंट, आम आदमी पार्टी पहली बारी गौरमेंट च आई है तो उन्होंने इस वेले इस चीज़ के उत्ते उन्होंने पूरा मौका मिलना चाहिए। पर अगेन आप पिछली बारी भी गल करते पे कि चंडीगढ़ शुड बी गिवन टू पंजाब, ये मुद्दा नहीं है। गल तो सिद्धू साहब की है तो ठीक है ना कि लॉ एंड ऑर्डर इशू है साडे लई। सो लॉ एंड ऑर्डर है जिस चीज़ उत्ते फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी दी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुण अलग अलग जगह ते इलैक्शनस होने ने, आम आदमी पार्टी ने उन्होंने इलैक्शनस पार्टिसिपेट करना है। मैनूं ये लगता है कि भगवंत मान जी का फोकस सिर्फ पंजाब ते होना चाहिए। आई थिंक इट विल बी गुड, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे नैचुरली। तुसीं पंजाब की प्रोग्रेस लई सेंट्रल गौरमेंट नाल काम करना है एंड दैन यू हैव टू ट्रैवल, तुसीं हिमाचल प्रदेश जाना, होर थां ते जाना, उत्थे तुसीं सेंट्रल गौरमेंट नूं गालां कढणीआं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आम आदमी पार्टी एक पोलीटिकल पार्टी है, पूरी प्रोग्रेस करन, लेट देम गो देयर एंड डू सर्टन थिंग्स। पर भगवंत मान जी का प्राइमरी फोकस, इफ ही इज़ दी ट्रू CM ऑफ पंजाब, उन्होंने कहना चाहिए मेरा प्राइमरी फोकस पंजाब रहेगा, है ना। मैनू उस सरकार दे नाल काम करके सेंट्रल गौरमेंट तालमेल बिठा के मैनू अपने लिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ रिसोर्सिस चाहिए ने वो मैं लैनियां ने तो रिकोगनाइज़ करन उस चीज़ ਨੂੰ, है ना। प्राइमरी फोकस पंजाब होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर इशू है। हुण लॉ एंड ऑर्डर भी कई तरीके का होंदा, हर चीज़ लॉ एंड ऑर्डर अल्टीमेटली दैट बिकम्स लॉ एंड ऑर्डर, पर हर वारी ये चीज़ तुसीं सरकार दे बूहे ते नहीं सुट सकते। हुण दो फैमिलीज आपस च लड़ पईआं, सरकार नूं ते बाद पता लगेगा, उस तो बाद एक्शन किवें लैंदे ने, की एग्जाम्पल सैट करते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। पर सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिहड़े गैंगस्टर्स ने, जिहड़े बेसिकली एंटी सोशल एलीमेंट्स ने, उन्हां ते काबू रखना इस वेले सरकार का सब तो इंपॉर्टेंट काम है। उस चीज़ बारे फोकस होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को भी जिहड़ा टैलेंट है कि उहदी भी पूरी यूटिलाइजेशन हो रही है, जिन्ने लोग जित के आए ने। हुण सानूं ये वेखना पएगा कि भाई जिहड़े बेसिकली टैलेंटेड लोग सन, हजे 7 मिनिस्ट्रियां पईआं ने, कि उन्होंने रिकोगनाइज़ किया जाता है, उन्होंने की काम दिता जाता है, तो उहदे नाल तुसीं अपने आप ही अपने इन्वायरमेंट नूं या पूरी गवर्नमेंट नूं बेटर तरीके नाल मैनेज कर सकते हो। सर जिहड़े पंजाब दे कोर मुद्दे ने, हकीकी मुद्दे ने, माफिया रूल है, जिहड़ा सैंड माइनिंग है, करप्शन नूं लैके, ओहदी की हाल दी घड़ी स्थिति है पंजाब दे विच? देखो कुछ चीज़ां विच ते गवर्नमेंट ने एक्शन किया भी है। हुण ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ गए सी, उत्थे उन्होंने ऑन दी कैमरा उन्होंने सारे बस ओनर्स ते ऑपरेटर्स नाल गल कीती। वो कहंदे असीं ते पैसे दे रहे हैं, आपां अनऑफिशियली दे रहे हैं, साडा तो खर्चा हो रहा है, हुण असीं चाहते हैं पंजाब सरकार। उन्होंने तो दे नेम दी पर्सन जिहड़ा रिस्पोंसिबल सी, वो ESI जिहड़ा डिप्यूटेड सी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री च, ते उहदे नाल वो बेसिकली ਉਹਨੂੰ दे रहे सी। हुण वो इनकुआरी होएगी, बट ये एक वारी दे एक TV एक्टिविटी नहीं है, एक कंक्रीट एक्टिविटी होनी चाहिए है। इट शुड नॉट बी फॉर द कैमरास। एक बारी कैमरा लिए ठीक है कि साडी सरकार करती पई है, पर जो रूल बेस्ड सिस्टम आएगा ना, लोगों को आपे पता चलेगा। जो करप्शन हटेगी लोगों को आपे दिखेगा। जो दफ्तर जाएंगे उन्होंने की ट्रीटमेंट मिलती पई, किस तरह काम हो रहा है, उन्होंने आपे ही दिखेगा। सो इसका मतलब है कि एक्शन तो शुरू होया है, बट इनीशियली तुसी कोई भी सरकार ले लो, आप पिछली सरकार जो चन्नी सरकार भी आई सी थोड़ी देर लिए, उन्होंने भी ऐसे सब कुछ किया सी, बट कि वो सस्टेनेबल होएगा कि नहीं होएगा, यह सानू वेखण दी लोड़ है। ये चीज़ों कंक्रीट तरीके नाल सरकार किवें लैंदी है। हुण सैंड माइनिंग का क्या है, हुण उहदे कॉन्ट्रैक्ट्स किवें एलोकेट हुंदे ने, किन्नू मिलदे ने, की डिमांड है, उहदे हिसाब नाल किवें सप्लाई होएगी, राइट, की उहदे रेट डिफाइन होणगे, उहदे उत्ते कंक्रीट खबरां आउणियां शुरू होणियां चाहीदियां ने। ड्रग्स का प्रॉब्लम है, ड्रग्स के बारे असीं अज गल नहीं करते पे, जदों दी गवर्नमेंट आई है, वट शुड बी डन, हाउ टू हैंडल दैट, की कंट्रोल किया गया, उहदी सप्लाई किन्नी घट होई, किन्नी वध होई है। आई थिंक मंथली रिपोर्ट आना, मैं कहना तुसीं ऐड देनी है, न्यूज़पेपर 'च ऐड दे दो
ਕਿ ਬਈ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਇੰਨੀ ਘਟੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਬਣਾਏ, ਨੰਬਰ ਸਪੀਕਸ ਫॉर ਦੈਮਸੈਲਫ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨੰਬਰ ਦੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਸੱਚ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ। ਸਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਇਟਸ ਜੌਬ, ਹੈ ਨਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਟੂਲ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਇੰਨਾ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਾਂਜੇ ਹੀ ਪਾਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਜੇ 14-15 ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੂ ਵਾਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਹੂ ਵਾਸ ਗਿਵਿੰਗ ਹਿਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 4-5 ਨਾਮ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਹੋਣ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ, ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ, इसके अलावा यूएस नाउ विल सपोर्ट इंडिया इन डाइवर्सिफाइंग इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स। क्या लगता है कि यूएस एक रिलायबल सप्लायर साबित हो सकता है इंडिया के लिए? लुक, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, ये स्टेटमेंट जिस चीज़ जो कहना चाह रही है, असल में यू हैव टू रीड बिटवीन दी वर्ड्स। वो ये कहना ये चाह रहे हैं, बार बार यही कहना चाह रहे हैं कि रशिया से ऑयल मत लो, डाइवर्सिफाई। वो हमारे को कैसे हेल्प करेंगे? यहाँ तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई रशिया आपको इस प्राइस पे दे रहा है ना, हम आपको इस प्राइस पे जितना ऑयल चाहिए देने को तैयार हैं, हम ले लेंगे, इतनी देर के लिए सप्लाई करने को तैयार है। इंडिया को लगे, अदरवाइज़ क्या इंडिया को नहीं पता है कि कहाँ से ऑयल मिलता है और कहाँ से लिया जा सकता है और कैसे रेट्स नेगोशिएट करने हैं? कम ऑन, वी आर दी सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। तो हमें ऑयल खरीदना तो आता है, इतना तो हम अपने बारे में जानते ही हैं। सो वी डोंट नीड हेल्प देयर। आई थिंक यूएसए के पास क्योंकि मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है, जो नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इस वक्त जो अपनी हेजेमोनिक अप्रोच है उनकी टुवर्ड्स द इंटायर वर्ल्ड की, सब कुछ हमारे तरीके से होना चाहिए, सारे देशों को हमारे तरीके से चलना चाहिए, यू नो, उस और उनके ओपोजिट भी हेजेमोनिक स्टेट्स ही हैं, चाहे रशिया है, चाइना है, उनका भी हेजेमोनिक आउट कि भी हम सारी दुनिया हमारे कंट्रोल में रहे। तो इन माइंडसेट वाली कंट्रीज़ के बीच में एक देश पिस रहा है, यूक्रेन वो देश है। तो इनका पर्पज़ ये है कि हर कोई हमारे तरीके से चले। फॉर्चुनेटली आज इंडिया उस सिचुएशन में है कि इट कैन हैंडल दैट काइंड ऑफ प्रेशर बेटर। हम इस चीज़ को बेटर नेविगेट कर पा रहे हैं, हम अपनी सॉवरन पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, विच इज़ बेस्ट फॉर इंडिया। तो मेरे को ये लगता है कि देयर इज़ नथिंग टू रीड मच इनटू इट। बेसिकली अब हमारे पास जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव आए, यूके के आए, रशिया के आए, यूएस ने तो बोल ही दिया है कि वी वांट टू सपोर्ट, बट द बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल इज यू डू व्हाट वी वांट यू टू डू, एंड आई थिंक इंडिया शुड नॉट डू दैट। हम बार बार अपने इनसाइट्स में ये बात कर चुके हैं कि व्हाट द पाथ वी आर टेकिंग इज़ वेरी गुड, राइट। इसकी इम्प्लीकेशंस हमारे लिए बहुत कम नेगेटिव है। कल को वो कह रहे हैं कि यूएस सैंक्शंस की क्या इम्प्लीकेशंस हम समझा रहे हैं, तो सैंक्शंस किस बात की हैं? आपका खुद यूरोपियन कंट्रीज जो आपके नेटो अलाइज हैं, वो तो यूरो में वहाँ से ऑयल खरीद रहे हैं और हमसे कहीं ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इंडिया को प्रीच करने का टाइम अब चला गया है। आई थिंक इफ़ देर इज़ एनीथिंग, इन कंट्रीज़ को इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए। ये हेजेमोनिक एटीट्यूड इज़ नॉट गुड। देखो, जो यूरोपियन
अगर आप अमेरिका की भी बात करो, वहाँ पे भी यूरोपियन सेटलर ही है। ये जो यूरोपियन माइंडसेट रहा है कि दे आर अबव एवरीवन एल्स, दे आर अबव द नेचर ऑल्सो, सो दे हैव बीन, आज दुनिया में क्लाइमेट चेंज है, इतना पोल्यूशन है, इसका रीजन क्या है? इस माइंडसेट का, ये हेजेमोनिक माइंडसेट क्या कि व्हाइट मैन इज अबव एवरीवन एल्स। हम एक्सप्लॉइट करेंगे नेचर को भी, हम एक्सप्लॉइट करेंगे दुनिया में भी, और दूसरे लोगों को भी हमें ही सिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं व्हाइट मैन बर्डन, जो इन्होंने टर्म कॉइन की थी कि इन्होंने दूसरी प्रैक्टिसेस को, जो इंडिजीनियस सिस्टम थे अलग अलग देशों के, उनको रूढ़िवादी बताया, उनको वहम बताया, राइट। और आज ज़्यादातर लोग उसी बात, अभी भी ये पूरी दुनिया मोर और लेस यूरोपियन माइंडसेट पे ही चल रही है। तो उससे निकलने की, उसका रिजल्ट हमें क्या मिला है? आज पूरी दुनिया खतरे में। 200-300 साल जब यूरोपियन माइंडसेट प्रिवेल हुआ, 200-300 साल में इन्होंने पूरी दुनिया बर्बाद करके रख दी है। आज सबसे बड़ा खतरा क्या? क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन। उसके लिए क्या कर रहे हैं? इतने खतरनाक हथियार। जो हमारा कल्चर था, हम नेचर को अपने बराबर समझते थे, हर एलिमेंट को अपने आसपास समझते थे, हम दूसरे लोगों को अपने बराबर समझते थे। जब उस माइंडसेट से चलेंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे। आप आज हम श्रीलंका क्राइसिस की बात कर लेते हैं, राइट। श्रीलंका क्राइसिस क्या है? वो भी चाइना के हेजेमोनिक माइंडसेट का है कि हमने अब लोगों को एक्सप्लॉइट करना, यही तरीका है तरक्की करने का। ये माइंडसेट ही गलत है। उन्होंने उनको डेट ट्रैप में फंसाया, आज वो उनकी कोई हेल्प करने। उन्होंने श्रीलंका ने जब रिक्वेस्ट की कि भी हमारा डेट रीस्ट्रक्चर किया जाए, चाइना ने नहीं सुनी है, यू हैव टू पे द डेट। यही हाल चाइना ने पाकिस्तान का भी किया। आज आप पाकिस्तान की भी सिचुएशन देख लें, जो कंट्री किसी हेजेमोनिक स्टेट वाले किसी कंट्री के साथ काम करेगी, और वहाँ के, ये गलती वहाँ के नेताओं की होती है, वो अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल गेन्स के लिए अपने देश के लोगों का इंटरेस्ट बेच देते हैं। हम भी एक टाइम तक एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए थे। टुडे वी आर फॉलोइंग आवर इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल पॉलिसी, और इंडिया देश जैसे देश को यही, और मैं कहता हूँ किसी भी देश को ऐसे ही करना चाहिए कि अपने लोगों का इंटरेस्ट देखे और दूसरे देशों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देखो, मुसीबत तो कहीं भी आ सकती है। इट कुड बी अ नेचुरल डिजास्टर, इट कुड बी अ मैन मेड डिजास्टर। लाइक श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, इट इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ वन फैमिली, राइट। और अब मेरे को ये लगता है कि वो टाइम चला गया है। ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर आप देखोगे, एक कॉमन है माइंडसेट ये है कि हमने दूसरों को एक्सप्लॉइट करना है, हमने नेचर को एक्सप्लॉइट करना है। जब तक इस माइंडसेट को अब चेंज करने का टाइम आ गया है। सो दैट इज व्हाट द फ्यूचर इज। सर, यूएस सेंक्शंस की आपने बात करी, तो ये रशिया यूक्रेन वॉर पे आते हैं। यूएस का कहना है कि जो सेंक्शंस इम्पोज किए गए हैं रशिया पे यूक्रेन इन्वेजन की वजह से, उससे चाइना को लेसन सीखना चाहिए कि व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज इट कुड फेस इफ इट इज सपोर्टिंग मॉस्को फॉर सपोर्ट मटेरियल। देखो, चाइना इस सिचुएशन में है। चाइना और रशिया मिलके अगर आज सप्लाई बंद कर दें पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ की और यूएस की, चाइना के बिना यूएस 4 दिन नहीं चल सकता। उनके घर में बाथरूम की बकेट से लेके उनका हर टीवी, हर फोन चाइना से ही आ रहा है, राइट। सो वो ये धमकियों का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। यू हैव टू क्रिएट पॉलिसीज जिसमें सारे को एग्जिस्ट करें। सो वो अगर इस तरह से धमकी दे रहे हैं, तो इस तरह से इसका मतलब है कि यू विल एजिटेट। एनी कंट्री विद देयर ओन नेशनल प्राइड विल नॉट लिसन टू सच थ्रेट्स, सो इट विल एस्केलेट द सिचुएशन। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे यूएस की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने सारी जो आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके साथ सेटिंग कर ली है, और अब वो हर जगह पे सिचुएशन को एस्केलेट कर रहे हैं ताकि प्रिकॉशन के तौर पे हर कोई हथियार खरीदना शुरू कर दे। आप देख लो, सारी लॉकहीड मार्टिन जो एक मेजर डिफेंस सप्लायर है यूएस का, और भी कंपनीज देख लो अक्रॉस द ग्लोब जो डिफेंस, उनके शेयर प्राइसेस देखो कहाँ पे पहुंचे हुए। आप ये देख लेना, दुनिया में जब भी आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब दुनिया मुसीबत में है। एज सिंपल एज दैट। में हथियार चाहिए होंगे, सेफ्टी ह्यूमन नेचर है, कि भाई कभी भी कोई दूसरे के ऊपर आंख रख सकता है, गलत नज़र रख सकता है, दे आर ज़रूरी। पर जब इस तरह से सडनली एस्केलेशंस हों, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो इसका मतलब हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है। सर, आखिरी सवाल पे आते हैं। श्रीलंका क्राइसिस, श्रीलंका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, इतनी मुसीबतों के बाद भी, इतने क्राइसिस के बाद भी उनके प्रेसिडेंट, श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजपक्षे ने इस्तीफा देने को मना कर दिया है। तो ऐसी राजनीति और ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस को आप कैसे देखते हैं? लोग देखो, वहाँ पे जब भी फैमिली जो राजपक्षे फैमिली थी, वो श्रीलंका को एक प्राइवेट बिजनेस की तरह चलाते थे। फाइनेंस मिनिस्टर उनके बेटे थे। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि दे आर आस्किंग फॉर मनी एंड बाइलेटरल लेवल। इंडिया ने उनकी हेल्प की है।
अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि उनको IMF से बेल आउट लेना पड़ेगा, पर वो खुद इस बेल आउट में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। उसका रीज़न सिंपल है कि जब IMF बेल आउट देती है वो काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आता है, काफ़ी अकाउंटेबिलिटी के साथ आता है। उसमें बोला जाता है कि पैसे खर्चोगे कहाँ पे, वेस्टफुल एक्सपेंशन क्या है, और उसके बाद काफ़ी ऑडिटिंग होती है। सो व्हाट इट मीन्स, और रजस्पा फैमिली ये नहीं चाहती है कि उन पे नज़र रखी जाए, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया से $2.5 बिलियन, चाइना से भी उन्होंने मांगे थे, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। पर श्रीलंका जैसी कंट्री $2.5 बिलियन पे नहीं चलेगी। ये गलत पॉलिसीज़ तो शुरू से आ ही रही थी, फिर उसके ऊपर वो कहते हैं आग में घी का काम कर दिया ये जो लॉकडाउन हो गया कोविड के कारण, पूरा इंटरनेशनल ट्रैवल बंद हो गया, और चाइना की इकोनॉमी में 10% GDP की टूरिज्म से कंट्रीब्यूशन है। 10% इज़ अ ह्यूज पार्ट, और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल और मास एम्प्लॉयमेंट वाला GDP था। तो GDP बड़े तरीके से बन सकती है। आपने एक ऑटोमेटेड प्लांट बना दिया जो हर साल $10 बिलियन की चीज़ें बना रहा है, पर उसमें काम सिर्फ 50 लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ $10 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए आपको 10 लाख लोग लगाने पड़ते हैं। तो कई टूरिज्म ऐसा फील्ड है जिसमें मास एम्प्लॉयमेंट होती है। तो एक मास एम्प्लॉयमेंट वाला जब GDP पार्ट निकलता है, उससे क्या होता है कि अब वो बंदे जो नौकरी करेंगे वो भी कुछ खरीदेंगे, तो वो जो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है वो डाउन आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ रीजन्स और मिसमैनेजमेंट और चाइनीज़ डेट ट्रैप, इसके कारण काफ़ी कंट्रीज अब रियलाइज़ कर रही हैं कि चाइना के पैसे को अब वो सोच समझ के लेते हैं। नेपाल का मैंने जैसे बताया था, उन्होंने तो मना कर दिया कि भाई हमें आपसे कोई लोन नहीं लेना। व्हाट वी नीड फ्रॉम यू इज़, अगर आप कोई ग्रांट देना चाहते हैं दे दीजिए, बट वी डोंट वांट एनी लोन। सो कंट्रीज आर वेकिंग अप कि हमें चाइना की हेजिमोनिक माइंडसेट से भी बच के रहने की ज़रूरत है। वो डेट ट्रैप में फंसाते हैं। आप देख लो, चाइना ने अपनी जो एम्बेसी है वहाँ से खाली कर ली है, क्योंकि उनको पता है कि लोग उन्हीं पे ब्लेम करेंगे फॉर दिस क्राइसिस, एंड दे आर टू बी ब्लेम्ड। उन्होंने श्रीलंका को अपनी इकोनॉमी को रीइन्वेंट करने, दे मेड इट अ वेसल स्टेट कि भाई हमारे जो गोल्स हैं आप अचीव करोगे, और यही पाकिस्तान का हाल किया। आज वो इमरान खान को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? इवन रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैज सेड समथिंग इन द सपोर्ट ऑफ इमरान खान, पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उन्होंने बस अपना काम करना, उनको पता है कि वहाँ पे आर्मी से डील करना है जी। प्राइम मिनिस्टर को तो बस घुमाना फिराना। द मेजर सोर्स ऑफ पावर इज आर्मी इन पाकिस्तान, एंड दैट इज हाउ चाइनीज माइट नॉट बिलीव इन मॉरल्स बट दे बिलीव इन पॉलिटिक्स। उनको पता कि हमें अपने काम कैसे करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज सर। ऐसे ही मीनिंगफुल इनसाइट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अपनी राय ज़रूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप। धन्यवाद।